दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर सेक्टर के बारे में, स्पेशली इंडिया के बारे में बात करेंगे। राइट है। दरअसल हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी बजट आया है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बात कही है कि देयर आर टू एक्ट्स, बेसिकली दो एक्ट है, उनको अमेंड करने की ज़रूरत है अगर हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी जितनी हम जनरेट कर रहे हैं उससे अगर जनरेट ज़्यादा करवाना है तो दो एक्ट का उन्होंने नाम बताया। एक तो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 में आया था, और एक दूसरा एक्ट था जो इट्स नेम गोज लाइक कि एटॉमिक एनर्जी फॉर द डैमेज एक्ट करके, लाइक तो सिविल लाइबिलिटी फॉर द डैमेज एक्ट 2010 इसका पूरा नाम है। राइट। तो बेसिकली ये दो एक्ट हैं। सो उनका कहने का मतलब ये था कि जो पावर जनरेट करना है हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उनमें ये दो एक्ट एक हर्डल की तरह काम करता है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करते हैं हम इंडिया में, तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर की बात 1940 और 1950 के दशक में शुरू हो गई थी। 1940 के दशक में टाटा ग्रुप ने होमी भाभा के रिक्वेस्ट पर कुछ प्राइवेट फंडिंग की थी और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर वो बहुत सजग हुए थे और इस पर काम करना शुरू कर दिया था। राइट है। इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती गई थी और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं थे क्योंकि हमारे पास पॉवर्टी थी और लिटरेसी थे, एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू कम आउट ऑफ इट। तो हम एनर्जी सेक्टर पर इतना फोकस नहीं कर पाए थे, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़े। और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट भी है। एक रिपोर्ट है, वो कहती हैं कि 1963 में यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, उन्होंने ऑफर भी किया था इंडिया को कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी वगैरह और आपके साथ साझा करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह देना चाहते हैं। लेकिन हमारे उस समय पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। सो इट इज़ वन ऑफ द रिपोर्ट सेज लाइक दिस, राइट। बट टाइम गोज, फिर टाइम चलता गया। फिर इसके बाद में 1970 और आई वुड से 1969 के आसपास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया और प्लान बनाया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की कोशिश की। और उन्होंने टारगेट रखा कि 1970 से लेकर, राइट है, प्रोग्राम लॉन्च किया कि लाइक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट करके, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम करके उन्होंने प्रोग्राम चलाए भारत सरकार ने। और ये टारगेट रखा कि 1970, ठीक है, से लेकर 2000 के बीच में हमें 10,000 मेगावाट की एनर्जी न्यूक्लियर पावर से जनरेट करना है। ठीक है। लेकिन आज 25 साल उस टारगेट, उस डेडलाइन के बावजूद भी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। राइट। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे पास कोई समस्या रही होगी। जबकि हम जापान के बाद इंडिया सेकंड कंट्री थी जो कि इस न्यूक्लियर पावर पर काम करने के लिए अग्रसर थी, लेकिन चाइना ने हमारे बाद में काम किया। और आज उनकी जो पावर कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर की, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 58,000 मेगावाट के आसपास है। इसी तरह से साउथ कोरिया ने काम किया, इसी तरह से यूएई ने काम किया, और यूएई ने तो कम, मतलब बहुत ही कम समय में इतनी एनर्जी जनरेट की है। अभी एक दशक पहले उन्होंने शुरू की और लगभग 5200 मेगावाट एनर्जी जनरेट होती है उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट से। राइट। तो अब निर्मला सीतारमन जी ने टारगेट रखा है कि हमको 2047 तक 1 लाख मेगावाट एनर्जी जनरेट करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। अभी ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो शायद हम इस सपने को साकार कर पाएँ। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो एक्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और दूसरा वाला एक्ट है, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी को, और आई वुड से गवर्नमेंट की मोनोपोली है एटॉमिक एनर्जी में। राइट। दैट मीन्स द प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट एबल टू कम इन दी सेक्टर
और दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो पावर है उसको जनरेट और इसको इंक्रीज करना बहुत मुश्किल होगा, राइट। बाकी दूसरी कंट्रीज़ है और वर्ल्ड की अगर हम दूसरी कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं योगदान होता है, ठीक है। और डेफिनेटली योगदान होता है तो उनकी इकोनॉमी, उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। एक एग्जांपल दिया जाता है कि स्पेस सेक्टर में रिसेंटली भारत सरकार ने कमेंटमेंट किया और प्राइवेट एंटिटी को भी अलाउ किया है, राइट। तो स्पेस सेक्टर में भी अब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है और अच्छा इनोवेशन हो रहा है, राइट। तो सिमिलरली अगर हम जो हमारा एक्ट है अगर उसमें हम चेंज करें, राइट, गवर्नमेंट की मोनोपोली को हटाकर अगर हम प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें लेके आएँ, तो शायद हमारा जो टारगेट है 1 लाख मेगावाट एनर्जी 2047 तक अचीव करने का, वो हम कर पाएँ, राइट। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे कि डीआरडीओ है या फिर इसरो है, राइट, बार्क है, ये सारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली वो क्या करते हैं कि लाइक रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे भी काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी उस पे भी काम कर रहे हैं। इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो वो जो इनोवेशन होना चाहिए वो इतना इनोवेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये मानना है हमारा कि यदि ये सारा काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हमारे डीआरडीओ और इसरो को दे दीजिए, बाकी जो प्रोडक्शन का काम है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का काम है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दीजिए। अगर उनकी एंट्री होगी तो वो बहुत बढ़िया से काम भी कर पाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट बनाएंगे, जिससे कि जो टेक्नोलॉजिकली एनर्जी जनरेट होगी इससे पावर प्लांट से, राइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और हमारा टारगेट उसको भी हम अचीव कर पाएंगे, राइट। क्योंकि 1970 के बाद भी एक कहानी है, बेसिकली कहानी है कि एनपीटी एक साइन होती है जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, राइट है। अब उसमें ये हुआ था बेसिकली कि कुछ मेजर 5 स्टेट्स थे, द नेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एशिया से एक रशिया हो गया था, एक चाइना हो गया था, राइट। यूरोपियन कंट्री से बात करते लाइक यूनाइटेड किंगडम हो गया था, फ्रांस हो गया था, यूएस हो गया था। इनको बोला जाता 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोला जाता था, लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर पावर स्टेट था ही नहीं। फिर 1970 के बाद में एक बार 1970 के दशक में फिर एक बार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेशन किया था, जिसका नाम इस्माइल बुद्धा दिया था, और इसको बोला था कि पीसफुल डेमोस्ट्रेशन है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने हमारे इंडिया को एज ए न्यूक्लियर स्टेट घोषित नहीं किया था। लेकिन 1998 में लाइक फिर बोला कि यार क्योंकि बहुत सारे सेंक्शन लग गए थे, ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी इंडिया ने किया, लेकिन सेंक्शन लग गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी फिर 1998 में भारत सरकार ने फिर 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरण में, आपको पता है। और इसके बाद तो फिर भारत को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा मिला। हालांकि इस एक्ट के कारण भारत के ऊपर कई सेंक्शन लगे, मेजर कंट्री थी, उन्होंने सेंक्शन लगाए कि आप बड़ी जो नेशनल लेवल के, सॉरी इंटरनेशनल की ट्रीटी उसकी आप वायलेशन कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो बहुत सारे सेंक्शन लगे। बट धीरे धीरे सेंक्शन कम होते रहे, और 2008 में एक न्यूक्लियर डील साइन होती है यूएसए के साथ। जॉर्ज बुश के एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़िया काम किया और हमारे भारत सरकार ने काम किया, और एक डील साइन होती है। और डील साइन होने के बाद में न्यूक्लियर बेसिकली आई वुड से सिविलियन न्यूक्लियर सिविलियन पर्पस के लिए एक न्यूक्लियर डील होती है, और फिर हम उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी जितना हमें अचीव करना चाहिए तो उतना हम अचीव नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर बात करते हैं 1969 में बेसिकली एक और अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश हो गया था, जिसका नाम है तारापुर, महाराष्ट्र में सबसे पहला वही था। अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे इंडिया में, और सबसे बड़ा कुंडमकुलम जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन फिर भी इतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट वर्ल्ड के हैं, राइट। रीज़न वही है कि फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट, अब तो गवर्नमेंट फंडिंग इतना होता नहीं है, देता नहीं है। रिसर्च पे हम बहुत कम खर्च करते हैं, एक 0.64% के आसपास जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप खर्चा नहीं करोगे तो कैसे इनोवेशन आएगा, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा, कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। सो इट्स लाइक हाई टाइम टू गिव परमिशन टू द प्राइवेट प्लेयर टू एंटर इन द atomic sector so that we can achieve our target. So that's how एक स्टोरी जाती है। सो अल्टीमेटली इसका आई वुड से इसका जो एनालिसिस है, वुड से द की पॉइंट है, और आई वुड से कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उनका कहना यही है कि हमें
हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कुछ मेजर्स हैं उनको लेने की आवश्यकता है, और अल्टीमेटली प्राइवेट प्लेयर हैं उनको हम कहीं ना कहीं जगह दें। तो आई होप ये डिस्कशन से आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, राइट। एनपीटी क्या है इसके बारे में आपको सोचने को मिला होगा, राइट। इसके बाद में कैसे पोखरण वन होता है, पोखरण टू होता है, और कैसे किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशन वगैरह काम करते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कभी किसी बढ़िया और वीडियो में मिलेंगे और हम न्यूक्लियर पॉलिसी है इंडिया की उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।